हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एमटीएस की तैयारी करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि एमटीएस में जो है जीके और इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज हो चुका है और जीके में भी स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा सवाल रहता है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लाए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है, इसलिए इसको पढ़ना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। 60 to 70% जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछता है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। और केवल हम आपको इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि आपको याद करने का तरीका भी बतलाएंगे, जो कि आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। भूजल समस्या के निदान के लिए भूजल समस्या के निदान के लिए अटल भूजल योजना शुरू किया गया। भूजल समस्या के निदान के लिए अटल भूजल योजना शुरू किया गया। कब? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जब जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 25 दिसंबर। और इस योजना की शुरुआत कब करी गई थी? 25 दिसंबर 2019 को। अटल भूजल योजना कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को कौन सी योजना शुरू करी गई थी? तो याद रखिएगा, अटल भूजल योजना। कौन सा योजना? अटल भूजल योजना। कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2019 को। आपको भी पता होगा कि भारतीय वैज्ञानिक जो है रुपये के लोभ में अपना देश छोड़कर चले जाते हैं। तो इन भारतीय वैज्ञानिकों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए स्कीम चलाया गया वज्र। कौन सा स्कीम चलाया गया? वज्र। इस वज्र का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी। विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी। आप देख रहे हो कि यहाँ एफ़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एफ़ नहीं है। लेकिन जब आप इसको सर्च करेंगे नेट पर, तो आपको ऐसा ही फुल फॉर्म आपको देखा हुआ मिलेगा। तो वज्र क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिकों के आकर्षण के लिए ये स्कीम है। वज्र का फुल फॉर्म क्या होता है? विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी। EPCH। EPCH का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए EPCH की स्थापना करी गई थी। कब? तो 1986 से 87 के बीच में। शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए EPCH की स्थापना करी गई थी। कब? 1986 से 87 के बीच में। EPCH का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। NPA, इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसा कि आपको भी पता होगा कि SBI जैसे सरकारी बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो सुनील मेहता की अध्यक्षता में सशक्त एक योजना लाया गया, जो कि NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर कंट्रोल किया जा सके। किनकी अध्यक्षता में? याद रखिएगा, सुनील मेहता। कौन सी इन्होंने योजना लाया? सशक्त। और इससे क्या होगा? तो NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर नियंत्रण लाया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। अब एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित एक स्कीम है जो कि ICICI बैंक ने चालू किया है, वो है E-नाम। क्या है? E-नाम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ICICI के द्वारा। नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अच्छा, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो याद रखिएगा, 14 अप्रैल 2016 को। कब शुरुआत किया गया था इसकी? 14 अप्रैल 2016 को। भारत अगर देखें 2019 में जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 5-6 इसी तरह से रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूरी पर चला जाता है। मानव विकास सूचकांक, आपको भी पता होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको पहली बार जो प्रकाशित किया गया था वो 1990 में प्रकाशित किया गया था। मानव विकास सूचकांक को जो है पहली बार जो प्रकाशित किया गया था वो 1990 में किया गया था। अच्छा, ये HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये कौन सा सूचकांक जारी करता है?
तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब से जारी करता है? तो 1990 से। लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं था। इसके बारे में बताया किन्होंने? तो महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक और दूसरे अमर्त्य सेन। कौन कौन? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। एक हक है और दूसरा सेन है। एक हक दूसरा सेन। एक हक और दूसरा सेन। ये महबूब उल हक जो है वो पाकिस्तान का है और अमर्त्य सेन जो है वो भारतीय हैं। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किनको? तो अमर्त्य सेन को। ये प्रथम भारतीय हैं जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के अगर व्यापार की बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका से है, दूसरे नंबर पर चीन से है। सबसे ज़्यादा जो भारत का जो व्यापार है वो अमेरिका से है और दूसरे नंबर पर चीन से है। एक अधिनियम 1969 में आया था। कौन सा अधिनियम था? एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम ये कब आया था? तो याद रखिएगा 1969 में। इसी से संबंधित एक और अधिनियम प्रतियोगिता अधिनियम यानी कि प्रतिस्पर्धा, व्यापार में जो प्रतिस्पर्धा होता है उसी से संबंधित एक अधिनियम आया था 2002 में। ये आपके एग्ज़ाम में ये वर्ष पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में आया था और इसी के तहत प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में आया था या फिर प्रतियोगिता अधिनियम 2002 में आया था। विदेशी एफडीआई जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता क्या है? तो विदेशी कंपनी का निवेश ही जो है ना एफडीआई कहलाता है। विदेशी कंपनी का निवेश ही जो है एफडीआई कहलाता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। और ये क्यूआर कोड का मतलब ये डिजिटल भुगतान के लिए होता है। ये आपका चीन है और इस तरह से यहाँ पर आपका उत्तरी कोरिया है, इससे सटा हुआ है और यहाँ दक्षिणी कोरिया है। दक्षिण कोरिया का कंपनी है सैमसंग। सैमसंग जो है वो दक्षिण कोरिया का कंपनी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें सियोल है और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो वॉन है। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया भी है। अगला है NSDL। NSDL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1996 में। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1996 में इसकी स्थापना करी गई थी NSDL। IPO। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भारत के यदि लिंगानुपात की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो वो है 940। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 940। देखिए आपको अक्सर प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर से सवाल पूछा जाता है। कॉरपोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, कंपनी कर प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का मतलब हो गया कि डायरेक्ट आपको वो कर देना पड़ता है, तो वो सभी आपको अप्रत्यक्ष वो सभी प्रत्यक्ष कर होता है। कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, कंपनी कर। कॉरपोरेट कर, निगम कर, कंपनी कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं GST के बारे में। विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने GST लागू किया था। विश्व में सबसे पहले किस देश ने GST लागू किया था? तो फ्रांस ने किया था। कब? 1954 में। भारत ने कब GST को अपनाया? तो 2014 में। भारत ने GST को कब अपनाया? 2014 में। और भारत का जो GST है वो कनाडा पर बेस्ड है। कनाडा का GST पर बेस्ड है भारत का GST।
हालांकि जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, तो फ्रांस ने। एक राष्ट्र एक कर, यही है जीएसटी। जीएसटी के लिए नारा दिया जाता है एक राष्ट्र एक कर। ये जीएसटी कब आया था, 2014 में 122वां बिल था और 101वां विधेयक था। कब आया था, 2014 में आया था। कैवां बिल था, 122वां बिल था। और कैवां विधेयक था, तो 101वां विधेयक था। और भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी को लागू किया, असम ने। और सबसे बाद किस देश ने किस राज्य ने लागू किया, तो जम्मू कश्मीर ने। अभी तक टोटल विश्व में 161 देशों ने, विश्व में कुल 161 देशों ने जीएसटी को अपनाया है। और जीएसटी की संख्या की बात करें, जीएसटी में टोटल 15 अंक होते हैं। जीएसटी नंबर जो मिलता है उसमें टोटल 15 अंक रहता है, याद रखें, पूछा जा सकता है। और इसका जो जीएसटी रेट चलता है 5%, 12%, 18%, 28%, 5%, 12%, 18%, 28%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से इसका रेट चलता है। जीएसटी भी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी। अगर जीएसटी परिषद की बात करें तो एक संवैधानिक है जो कि 279A में है। जीएसटी परिषद किस में है, तो 279A में है। और इसका अध्यक्ष जो होगा वो वित्त मंत्री होगा। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है, तो 279A में है। किस में है, 279A में है। और इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो वित्त मंत्री होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब करी गई थी, तो 1875 में। वहीं पर एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1992 में। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है पूरे एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1875 में। वहीं पर एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1992 में। आपको भी पता होगा कि 1991 में भारत में उदारीकरण आया। भारत का जो आर्थिक नीति जो है वो विश्व के लोगों के लिए भी खोल दिया था। उसके बाद है एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति कब आया था, तो 1924 में आया था। एकवर्थ समिति कब आया था, तो 1924 में। ये रेलवे से संबंधित है, आपको मैं बतलाऊंगा अगले वीडियो में। एकवर्थ समिति जो है वो 1924 में आया था। अगर हम लोग भारत के पहला रेलवे विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है वडोदरा में। वडोदरा में है प्रताप विलास पैलेस में। प्रताप विलास पैलेस में है पहला रेलवे विश्वविद्यालय। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो 1985 से लागू होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो 1985 से लागू होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो 1985 से लागू होता है। एकवर्थ समिति कब आया था, तो 1924 में आया था। पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वडोदरा प्रताप विलास पैलेस। वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह हैं। लेकिन वहीं पर पहले वित्त आयोग की बात करें तो वो कौन है, तो KC न्योगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC न्योगी। फेरा क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये कब आया था, तो 1973-74 में आया था। फेरा कब आया था, तो 1973-74 में आया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। 10,000 जो है वो मैक्सिमम करेंसी छापा गया है। अभी तक में मैक्सिमम करेंसी 10,000 का छापा गया है। कब छापा गया था, तो 1953-54 के समय में। 1953-54 के समय में मैक्सिमम करेंसी 10,000 का करेंसी छापा गया था। फिर से वही सब सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब करी गई थी, तो 1875 में। सेंसेक्स जो आया था वो 1986 में आया था। सेंसेक्स कब आया था, तो याद रखिएगा 1986 में आया था। EPCH यानी कि अभी तुरंत हमने देखा है EPCH क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। ये कब आया था, तो 1986 में। शिल्प को कला को बढ़ावा देने के लिए ये आया था 1986 में। और सेंसेक्स भी 1986 में ही आया था। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुआ था वो 1995 से शुरू हो गया था। RBI की स्थापना जो है
1934 के अधिनियम के तहत 1934 के अधिनियम के तहत जो है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होता है। 5 करोड़ रुपया से इसकी स्थापना होती है। 1934 के अधिनियम से 1935 में 5 करोड़ रुपया से आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था, सारा कुछ बतलाएंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि सेबी की स्थापना कब हुई थी तो 1988 में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। फिर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में। फिर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। वहीं पर सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो याद रखिएगा बम्बई में हुई थी। और इसको अधिकार दे दिया गया 1992 में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का नियंत्रण करने के लिए। सेबी जो कि 1988 में ही बना था, इसी को नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया। कब? 1992 में। किसको नियंत्रित करने का अधिकार दे दिया? म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को नियंत्रित कौन करता है? तो सेबी करता है। कब से करता है? 1992 से करता है। 1992 में ही एनएसई की भी स्थापना होती है। एनएसई की भी स्थापना होती है। M1 क्या है? तो जनता के पास मुद्रा जो होता है ना, उसको M1 से डिनोट किया जाता है इकोनॉमिक्स में। M1 का मतलब जनता के पास मुद्रा जो है वो होता है M1। भारत में 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वहीं पर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ने भीम शुरू किया था कब? 2016 में। भीम का शुरू किया गया था कब? 2016 में। ये भीम है क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। कब शुरुआत किया गया था भीम का, भीम ऐप का? तो 2016 में किया गया था। और एग्जैक्ट याद रखें 30 दिसंबर 2016 को। कब? 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप शुरू किया गया था भारत इंटरफेस फॉर मनी। किसके द्वारा? NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 2000 के नोट पर मंगलयान है। 2000 के नोट देखेंगे तो आपको मंगलयान दिखेगा। ये मंगलयान क्या है? तो भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। भारत का पहला जो अंतरिक्ष अभियान है वो दिखाता है 2000 नोट पर जो मंगलयान है। विमुद्रीकरण जो आया था यानी कि नोटबंदी जो किया गया था वो कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 को किया गया था। विमुद्रीकरण कब किया गया था यानी कि नोटबंदी कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फुल फॉर्म याद रखिएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नेफ्ट का भी याद रखिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। SBI जो है उन्होंने 2016 में SBI एक्सक्लूसिव लॉन्च किया था। SBI ने 2016 में SBI एक्सक्लूसिव लॉन्च किया था जिसके तहत धन प्रबंधन, अमीर लोग जो होते हैं उन लोगों के धन प्रबंधन से संबंधित है ये SBI एक्सक्लूसिव। ये कब आया था? 2016 में। ये किससे संबंधित है? SBI बैंक से संबंधित है। RBI के अगर क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या की बात करें तो 22 है। RBI के अगर क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या की बात करें तो वो 22 है। साख क्या होता है? तो अमूर्त संपत्ति। साख का माने क्या होता है? अमूर्त संपत्ति। साख का माने क्या होता है? अपूर्त संपत्ति। याद कर लीजिए इसको। साख का माने क्या होता है? अपूर्त संपत्ति होता है। साख मतलब बैंक साख के द्वारा लेन देन करते हैं। बैंक जो है ना साख के द्वारा ही लेन देन करते हैं। साख का मतलब क्या हो गया? अपूर्त संपत्ति। साथियों ये सभी इकोनॉमिक्स के ऐसे सवाल हैं जो कि आपसे अक्सर पूछ ही लिया जाता है और जवाब नहीं रहने पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि इसमें और भी कुछ क्वेश्चन आपको बाहर से भी ऐड किया गया है। इसी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है सारा का सारा हम आपको इस वीडियो पर ही इसी चैनल पर करवाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।